यूट्यूबर मौसी की कहानियों में आपका स्वागत है। हम सुन रहे हैं चंद्रनाथ और सरयू की कथा। अब तक की कथा में हमने सुना क्योंकि सरयू की माँ एक पतिता थी और चंद्रनाथ मात्र 10 वर्ष की आयु में सरयू को काशी से ब्याह कर अपने घर ले आया था। कुछ वर्ष बाद जब चंद्रनाथ को ये पता चला कि सरयू की माँ पतिता थी तो उसने सरयू का त्याग कर दिया। सरयू कहाँ जाती, वो लौटकर काशी ही आई जहाँ पर उसकी माँ खाना बनाने का काम करती थी। किंतु उसकी माँ कहीं चली गई थी और जिस घर में वो खाना बनाती थी उसने उसे धुतकार कर निकाल दिया। किंतु सरयू को आश्रय दिया कैलाश काका ने, जो लगभग 65 वर्ष के एक वृद्ध थे और उन्होंने सरयू को माँ बना करके अपने घर में रख लिया। अब आगे की कथा सुनते हैं। इस घटना के बाद 2 साल गुजर गए। इन 2 सालों में कोई और परिवर्तन हुआ हो या ना हुआ हो, परंतु कैलाश काका के जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ। जिस दिन उसकी कमला चली गई थी, जिस दिन उसके कमला चरण ने अंतिम निश्वास छोड़कर आंखें मूंद ली थी, उसी दिन से सारे संसार ने भी कैलाश चंद की ओर से आंखें मूंद ली थी। परंतु सरयू के इस क्षुद्र शिशु ने उसे फिर विस्मृत संसार के उसी स्नेहमय जटिल पथ पर लौटा दिया था। उस दिन उनकी दोनों आंखों में बहुत दिनों बाद फिर से आंसू आ गए थे। आंखें पोंछकर उन्होंने कहा था, मेरे घर विश्वेश्वर आए हैं। अभी वह छोटा था, शिशु कहकर पुकारने पर जवाब नहीं देता था, केवल देखता था। तब वह सरयू की गोद में और लखिया की माँ की गोद में और बिछौने पर सोया रहता था। परंतु जिस दिन से उसने अपने दोनों चंचल पैरों से चौखट के बाहर जाना सीख लिया, उस दिन से वह समझ गया कि दूध की अपेक्षा पानी अच्छा है। द्विविधा शून्य होकर साफ या गंदे हर तरह के जल पात्रों में मुंह डुबाकर और सरयू की नज़र बचाकर वह गले तक पानी पीता। और जिस दिन से उसे विश्वास हो गया कि उसके शुभ और कोमल पेट पर कोयला या धूल पोत देने से ही उसके शरीर की शोभा बढ़ जाती है, उस दिन से सरयू की गोद छोड़कर मिट्टी और धूल से सनकर कैलाश चंद की गोद में जगह ले ली। सवेरे ही कैलाश चंद पुकारते, विशु, और विशु मुंह उठाकर कहता, दादू। कैलाश चंद कहते, चलो तो दादा, शंभू मिश्र को बाजी दे आए। और वह कैसे शतरंज की पोटली हाथ में लेकर चलो कहकर दोनों बाहों को पसारकर वृद्ध के गले से लग जाता है। कैलाश चंद के आनंद की सीमा नहीं थी। सरयू को पुकार कर कहते, माँ, मेरा विशु एक दिन पक्का खिलाड़ी होगा। सरयू मुंह दबाकर हंसती और विशु शतरंज की पोटली लेकर बुड्ढे की गोद में चढ़कर शतरंज खेलने निकल जाता। रास्ते में जाते हुए अगर कोई मजाक में कहता, काका, बुढ़ौती में 2 और हाथ बढ़ा रहे हो, तो वृद्ध जरा हंस कर कहते, बाबा जी, इन दोनों हाथों में अब जोर नहीं है, बिल्कुल सूख गए हैं। इसी से 2 नए हाथ निकाल लिए हैं ताकि संसार में कहीं दब न जाऊं। वे चले जाते हैं। बुढ़े के सामने बात में वे जीत जो नहीं सकते। शंभू मिश्र के घर शतरंज खेलते समय श्रीमान विश्वेश्वर का भी एक निर्दिष्ट स्थान रहता है। दादाजी की जांघ पर बैठा हुआ और लाल रंग का गमछा हिला हिलाकर वह इस तरह गंभीर भाव से देखता है जैसे आवश्यकता पड़ने पर वह भी 2-1 चाल बता सकता है। हाथी दांत की बनी हुई गोटियां जब एक एक करके दादाजी के हाथ में आती तो अत्यंत उत्साह से विश्वेश्वर भी उसे लेकर पेट पर दबा रखता। किंतु लाल रंग के वजीर पर ही उसका आवेग ज़्यादा रहता है। जब तक यह हाथ में नहीं आ जाता तब तक वह उधर ही ललचाई आंखों से देखता रहता है। बीच बीच में तकाजा करके कहता, दादू, इससे। खेलने में व्यस्त कैलाश चंद भी चंचल भाव से एक बार विशु की ओर और एक बार शतरंज की ओर देखते। जब ज़्यादा गोलमाल होता और एक गोटी हार जाते तो पुकार कर कहते, दादू, हारता जा रहा हूँ, आओ आओ, दौड़ आओ।
विश्वेश्वर लौटकर अपनी पहली जगह पर बैठ जाता है और साथ ही साथ बुढ़ा भी दूने उत्साह से खेलने लगता है। खेल खत्म होने पर वह लाल वजीर को हाथ में लेकर दादाजी की गोद में चढ़कर लौट आता है। इसी तरह कैलाश चंद के दिन कट रहे थे। पुराने बंधे नियमों में काफ़ी परिवर्तन हो गया है। पहले की तरह शतरंज की पोटली का उतना इंतज़ाम नहीं किया जाता था, बल्कि वह एक कोने में पड़ी रहती और कभी कभी शंभू मिश्रे के यहाँ सवेरे ही पहुँचने की सुविधा नहीं होती। गंगा पांडे का खेल तो एक तरह से बंद ही हो गया है और शाम को मुकुंद घोष की बैठक में भी अब उतने आदमी नहीं जमते। मुकुंद घोष पुकार पुकार कर रह जाते। कैलाश चंद रात को किसी तरह भी नहीं मिल पाते। उस समय वे चिराग के सामने बैठकर नए शिष्य को खेल सिखाते रहते। कहते, विशु घोड़ा 2.5 कदम चलता है। विशु गंभीर भाव से कहता, घोला? हाँ घोड़ा। घोला चय मतलब कि घोड़ा चले। हाँ घोड़ा चले, 2.5 कदम चले। विश्वेश्वर के मन में नई बात आती। कहता, गाई चय। कैलाश चंद प्रतिवाद करते, नहीं दादा, यह घोड़ा गाड़ी नहीं खींचता, वह घोड़ा अलग है। सरयू उस समय पास रहती तो पुत्र की तेज बुद्धि देखकर मुंह पर कपड़ा देकर हंसती हुई चली जाती। विशु उंगली बढ़ाकर कहता, यह अर्थात लाल रंग का मंत्री चाहिए। वृद्ध किसी भी तरह नहीं समझ पाते कि इतनी चीज़ें रहने पर भी उसकी नज़र लाल रंग के वजीर पर क्यों रहती है, किंतु विनती टालने लायक जो नहीं। वृद्ध पहले 2-1 गोटियां हाथ में लेकर बुलावा देने की कोशिश करता, परंतु शिशु बड़ा चालाक था, किसी तरह बुलावे में नहीं आता। तब अनिच्छा से वे उसके बढ़े हुए छोटे हाथों पर वह चीज़ रख देते और कहते, देखना दादा, खो न जाए। क्यों? मंत्री के भूलने पर कौन सा खेल चलता है? नहीं चलता। विशु गंभीर होकर कहता, दादू मंत्री। हाँ दादू मंत्री। उस दिन भोलानाथ चटर्जी के घर कथा हो रही थी तो कैलाश चंद ने पुकारा, विशु चलो भैया कथा सुनाए। विश्वेश्वर जब लाल कपड़ा पहनकर, कुर्ता पहनकर, टीका लगाकर, बाल संवार कर दादू की गोद में चढ़कर कथा सुनने चला। कथाकार ठाकुर राजा भरत का उपाख्यान कह रहे थे। करुण कंठ से गा रहे थे कि कैसे उस वनवासी महापुरुष की गोद में एक हिरण का बच्चा आ गिरा था और कैसे उस हाल में पैदा हुए मृग शावक के कातर नयन दया की भीख मांग रहे थे। आहा, राजा भरत ने निराश्रय को आश्रय दिया था। उसी समय विशु जरा खिसक कर बैठा था। कैलाश चंद ने उसे गोद में खींच लिया। इसके बाद कथाकार ने गाया कि कैसे वही मृग शावक पल पल और क्षण क्षण और दिनों दिन उनके छिन्न स्नेह डोर को गूंथने लगा। कैसे उसने सह विलुप्त माया जाल को चारों ओर फैला दिया। कैसे वही मृग शावक नित्य कर्म, पूजा पाठ और यहाँ तक कि ईश्वर चिंतन के समय भी आ जाता। ध्यान के समय उनके मन में दिखलाई देता कि वही निराश्रय मृग शावक सजल और करुण दृष्टि से उनकी ओर देख रहा है। इसके बाद वह बड़ा होने लगा। धीरे धीरे कुटी छोड़कर प्रांगण में, प्रांगण छोड़कर पुष्प वाटिका में और इसके बाद जंगल में और फिर धीरे धीरे घने जंगल में दूर तक स्वेच्छा से विचरण करने निकल जाता। उसके आने में जरा देर होती तो राजा भरत उत्सुक हो जाते, जोर जोर से पुकारते, आओ आओ। इसके बाद कवि स्वयं रो पड़ा और सबको रुलाकर उच्छ्वसित कंठ से गाने लगा कि कैसे वे एक दिन हमेशा के लिए माया जाल तोड़ आए थे। जंगल का जानवर जंगल में चला गया, आदमी की व्यथा नहीं समझ सका। वृद्ध भरत ने तेज स्वर में पुकारा, आओ आओ आओ। कोई नहीं आया। किसी ने उस व्याकुल आवाहन का उत्तर नहीं दिया। तब उन्होंने सारा जंगल छान डाला। प्रत्येक कंदरा में, प्रत्येक पेड़ के नीचे, प्रत्येक लता कुंजों में रो रो कर पुकारा, आओ आओ आओ, मगर कोई नहीं आया। पहले उनका खाना पीना और सोना छूट गया, पूजा पाठ छूट गया और फिर उनका ध्यान और चिंतन सभी उसी स्नेह पात्र के पीछे पीछे निरुद्देश वनपथ में भटकने लगा। कवि ने गाया कि मृत्यु की काली छाया ने जमीन पर पड़े हुए भरत के शरीर पर अधिकार कर लिया। गला रूंध आया और फिर भर प्यासे होंठ धीरे धीरे कांप जाते, जैसे अब भी बुला रहे हैं, लौट आओ, हे हिरण शावक, लौट आओ।
विश्वेश्वर को जोर से अपनी छाती से चिपटाकर कैलाश चंद हो करके रो पड़े। उनके हृदय का अंत स्थल तक कांप कांप कर रो उठा। आओ आओ आओ। सभा में किसी को भी बुढ़े का यह रोना अस्वाभाविक नहीं लगा, क्योंकि उम्र के साथ सबका कोई न कोई खो गया था और सबका हृदय रो रो कर पुकार रहा था, लौट आओ लौट आओ लौट आओ। कैलाश चंद ने आंखें पोंछकर विश्वेश्वर को गोद में लेकर कहा, चलो भैया घर चलें, रात हो गई। विशु गोद में चढ़कर घर चला। बड़ी देर तक एक ही जगह बैठे बैठे उसे नींद आ रही थी। वह रास्ते में सो गया। घर पहुंचकर कैलाश चंद ने सरयू की गोद में उसे देकर कहा, लो माँ, तुम्हारी चीज़ तुम्हारे पास रहे। सरयू ने देखा कि बुढ़े की आंखें आज बहुत भारी हो गई हैं। इन 2 सालों तक चंद्रनाथ का अपने घर से कोई संबंध ही नहीं रहा। केवल रुपयों की जरूरत पड़ने पर वह सरकार को पत्र लिखता और सरकार लिखे हुए पते पर रुपया भेज देता। दुखित होकर हरकाली बीच बीच में उसे चिट्ठी लिखती। ब्रजकिशोर लौट आने के लिए चिट्ठी लिखते। मणिशंकर ने 2-1 पत्र लिखे थे कि लौट आओ, मेरी शारीरिक हालत बिगड़ती जा रही है, ऐसे समय में तुम्हें एक बार देखने की इच्छा होती है। पहले चंद्रनाथ ने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया, किंतु जिस दिन हरिबाला ने लिखा कि एक बार आओ, कुछ कहना है, उसी दिन वह टिकट लेकर गाड़ी में जा बैठा। हरिबाला यदि कुछ कहे, यदि कोई चिट्ठी, कोई हस्तलिखित प्रमाण दिखला पाए, याद उसे विगत सुखों का आभास मिल सके तो कोई बात नहीं। फिर भी चंद्रनाथ तुरंत ही घर पहुंच जाना चाहता था, किंतु जिस आशा से इतनी दूर तक दौड़ा दौड़ा आया, घर पहुंचने पर वैसा कुछ भी नहीं दिखा। हरिबाला से भेंट होने पर उसने पूछा, ठान दीदी, और कुछ नहीं कहोगी? नहीं, और कुछ नहीं। निराश होकर चंद्रनाथ ने कहा, तो बेकार ही तकलीफ देकर लौटा लिया। घर ना आना क्या अच्छा लगता है? इसके बाद लंबी सांस छोड़कर बोली, दादा, जो होना था हो गया। अब तुम्हारी गृहस्थी न बनने तक हमें चैन नहीं मिलेगा। चंद्रनाथ ने उदास होकर मुंह फेरकर कहा, तो मैं क्या करूं? किंतु मणिशंकर ने किसी तरह नहीं छोड़ा। हाथ पकड़कर कहा, बाबा मुझे माफ़ करो। उस दिन से जिस आग में जला जा रहा हूँ उसे केवल अंतर्यामी ही जानते हैं। चंद्रनाथ को दुख हुआ, परंतु कोई बात कह नहीं सका। मणिशंकर फिर कहने लगे, फिर विवाह करके गृहस्थ बन जाओ। मैंने तुम्हारे मन लायक लड़की खोज रखी है, केवल तुम्हारी राय जानने की देर है। अभी वचन नहीं दिया। बेटा, एक गृहस्थी खत्म होने पर आदमी क्या दूसरी गृहस्थी शुरू नहीं करता? चंद्रनाथ ने धीरे धीरे कहा, एक गृहस्थी खत्म हो गई यह जानने पर कर सकता हूँ। दुर्गा दुर्गा ऐसी बात ना कहो बाबा। चंद्रनाथ चुप रहा। मणिशंकर ने हठात रो रो कर कहा, मेरे मन में होता है कि मेरे ही कारण तुम्हें गृहस्थी छोड़नी पड़ी। यह दुख मेरे मरने पर भी कभी खत्म नहीं होगा। चंद्रनाथ ने बड़ी देर तक सोचकर कहा, कहाँ संबंध स्थिर किया है? मणिशंकर आंखें पोंछकर उठ बैठे। बोले, कलकत्ते में। तुम एक बार खुद ही देखाते तो अच्छा होता। चंद्रनाथ ने कहा, तो कल ही जाऊंगा। मणिशंकर ने आशीर्वाद देकर कहा, वही करो। यदि पसंद हो तो लिखना। मैं घर भर को लेकर एक बार ही कलकत्ता आ पहुंचूंगा। कुछ देर में बोले, मुझे और अधिक दिनों तक नहीं रहना है चंद्रनाथ। तुम्हें सुखी और गृहस्थ देखकर मैं चैन से मर तो सकूंगा। दूसरे ही दिन चंद्रनाथ कलकत्ता आया। साथ में मामा ब्रजकिशोर भी आए थे। लड़की देखी जा चुकने के बाद ब्रजकिशोर ने कहा, कन्या देखने में लक्ष्मी सी लगती है। चंद्रनाथ मुंह फेरे रहा। अच्छा बुरा कुछ भी नहीं बतलाया। स्टेशन आकर टिकट लेकर दोनों ही गाड़ी में जा बैठे। ब्रजकिशोर ने पूछा, तो बाबा जी पसंद तो आई ना? चंद्रनाथ ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। ब्रजकिशोर जैसे आकाश से जमीन पर गिर पड़े। ऐसी लड़की और फिर भी पसंद नहीं? चंद्रनाथ ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। ब्रजकिशोर मन ही मन सोचने लगे कि उन्होंने सरयू को नहीं देखा था। इसके बाद निर्दिष्ट स्टेशन पर ट्रेन रुकी और ब्रजकिशोर उतर गए। चंद्रनाथ ने टिकट इलाहाबाद का लिया था। ब्रजकिशोर ने कहा, तो कब तक लौटोगे? काका को मेरा प्रणाम कहकर बतला दीजिएगा कि जल्दी आने की इच्छा नहीं है। मणिशंकर ने यह बात सुनकर सिर पीट कर कहा, जो होना होगा वह होगा। मैं स्वस्थ होते ही खुद ही जाकर बहू को लौटा लाऊंगा।
झूठ मूठ ही समाज के भय के कारण हमेशा के लिए नरक का भागी नहीं बनूंगा। और समाज का दोष ही क्या, दोष तो मेरा ही है। हर खाली ने यह खबर दांत से दांत रगड़कर कहा। दिमाग खराब हो गया है बुड्ढे का। सरकार को बुलाकर उसने पूछा, चंद्रनाथ ने क्या कहा था? सरकार ने बताया, आज तक कितना रुपया काशी भिजवाया गया, बस इतना ही पूछा। हरिकाली चेहरे का भाव अत्यंत भीषण बनाकर चली गई। चंद्रनाथ ने इलाहाबाद का टिकट लिया था, परंतु बीच में अकस्मात संकल्प बदल गया और वो काशी आ पहुंचा। साथ में जो दो नौकर थे उन्होंने किराए की गाड़ी तय करके सामान इत्यादि चढ़ा दिया। चंद्रनाथ उसमें नहीं बैठा। उन लोगों को डाक बंगले पर इंतजार करने के लिए कहकर पैदल ही एक और निकल पड़ा। रास्ता चलते उसे तकलीफ हो रही थी। मुंह सूखकर पीला हो गया और अपना कदम रखना उसे ऐसा लगता था जैसे वह अपनी छाती पर पांव से चोट मार रहा हो। फिर भी वह चलता ही रहा, रोक न सका। धीरे धीरे हरदयाल का घर नज़दीक आ रहा था। सभी जैसे उसके विशेष परिचित थे। रास्ता उसका परिचित था। गली के मोड़ पर वह पहचानी हुई दुकान ठीक उसी तरह थी। दुकान का मालिक उसी तरह मूढ़े पर बैठकर फुलौड़ी बना रहा था। चंद्रनाथ एक बार खड़ा हो गया। दुकानदार ने सिर उठाकर देखा, परंतु साहबी पोशाक वाले बाबू को साहस करके फुलौड़ी खरीदने का अनुरोध नहीं कर सका। एक बार देखकर फिर अपने काम में लग गया। चंद्रनाथ चला गया। इस मोड़ के बाद उसके पैर आगे नहीं बढ़ते थे। काशी की सकरी गलियों में जरा भी हवा नहीं रहती। सांस लेने में भी तकलीफ होती थी। दो एक कदम चलते ही वह रुक जाता, फिर चलता, फिर रुक जाता। रास्ता जैसे कटता ही नहीं था। फिर भी वह चाहता था कि रास्ता खत्म ना हो। रास्ता खत्म होने पर ना मालूम क्या देखने को मिले। इसके बाद वह हरदयाल के घर के सामने आकर खड़ा रहा। पुकारना चाहा, परंतु गला सूख गया था। रूंधा स्वर और टूटे शब्द रुक जाते। घड़ी खोज कर देखा, 9 बज गए थे। तब साहस करके पुकारा, ठाकुर, दयाल ठाकुर। किसी ने उत्तर नहीं दिया। गली में जाते हुए लोगों ने स्वभावतः लौट कर देखा। चंद्रनाथ ने फिर पुकारा, दयाल ठाकुर। अब की अंदर से औरत की आवाज़ आई, ठाकुर घर में नहीं है। वह दरवाजे पर आकर चंद्रनाथ की पोशाक देखकर छिप गई, परंतु उसे मातृभाषा में बात करते सुनकर एक बारगी डरकर भाग नहीं गई। अंदर ही से बोली, ठाकुर घर पर नहीं है। कब आएंगे? दोपहर को। चंद्रनाथ अंदर दाखिल हुआ। आनंद, शंका और लज्जा, इन तीनों के मेल के कारण उसकी छाती कांप गई। भीतर सरयू है, परंतु अंदर आकर किसी को नहीं देख पाया। पूछा, घर में क्या कोई नहीं है? नहीं। वे लोग कहाँ हैं? कौन? एक औरत। बस? मुझे छोड़कर तो यहाँ और कोई नहीं है। एक छोटा बच्चा? नहीं, कोई नहीं। चंद्रनाथ वहीं बैठ गया। ये तब गए कहाँ? दासी घबरा गई, बोली, नहीं, यहाँ तो कोई नहीं रहता। मैं और ठाकुर महाशय रहते हैं। 1 महीने से कोई यजमान भी नहीं आया। चंद्रनाथ स्तब्ध होकर मिट्टी की ओर देखता हुआ बैठा रहा। उसके मन में जो बात उठ रही थी उसे भगवान ही जाने। बड़ी देर बाद फिर पूछा, तुम यहाँ कितने दिनों से हो? करीब 1.5 साल से। फिर भी किसी को नहीं देखा? एक गोरी सी औरत और एक छोटा सा लड़का या लड़की हो, या केवल एक औरत ही? कोई नहीं, किसी को नहीं देखा? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। किसी के मुंह से कोई बात नहीं सुनी? नहीं। चंद्रनाथ ने कोई और बात नहीं पूछी। वहीं दयाल ठाकुर का इंतजार करते हुए बैठा रहा। उसकी सरयू अब बची नहीं, इसे वह समझता था। फिर भी सुनकर जाना ही उचित है, इसीलिए वह बैठा रहा। एक एक मिनट एक एक साल की तरह गुजर रहा था। दोपहर को हरदयाल ठाकुर घर आए। पहली नज़र से तो वे चौंक गए, परंतु बाद में पहचान कर रूखे स्वर में कहा, वही तो चंद्रनाथ बाबू, कब आए? चंद्रनाथ ने टूटी आवाज़ में कहा, बड़ी देर हुई। ये सब कहाँ है? हाँ, ये सब तो। चंद्रनाथ गिरते गिरते उठ खड़ा हुआ। जी जान से कोशिश करके अपने आप को संभाल कर पूछा, कब खत्म हुई? क्या खत्म हुआ? चंद्रनाथ ने सूखे और टूटे स्वर में चिल्लाकर कहा, सरयू कब मर गई ठाकुर? ठाकुर ने अब की समझ कर कहा, मरेगी क्यों? अच्छी तरह है। कहाँ है? कैलाश काका के घर। वह कहाँ है? इस गली के आखिर में, कटहल के नीचे वाले घर में। सिर पकड़कर चंद्रनाथ फिर बैठ गया। बड़ी देर चुपचाप बैठा रहा। इसके बाद शांत स्वर में पूछा, वो यहाँ क्यों नहीं रही? दयाल ठाकुर ने सोचा कि साफ कहना बुरा नहीं है और बेकार लज्जित होने की कोई वजह भी न देकर साहस बटोर कर कहा, जिसे आप घर में जगह नहीं दे सके उसे मैं क्यों दूं? मेरा भी तो 5 आदमियों से मिलकर ही काम चलेगा। चंद्रनाथ समझ गया कि यह बात बिल्कुल सत्य है। कुछ सोचकर कहा, कैलाश काका के घर कैसे गई? वे खुद ही ले गए।
वे कौन है? कौन है? काशीवासी एक दुखी ब्राह्मण। सरयू क्या उन्हें पहले से जानती थी? हाँ, खूब जानती थी। उनकी उम्र क्या है? बूढ़े हरिदयाल ने मन ही मन हंसकर कहा, उनकी उम्र शायद 60 साल की होगी। सरयू को माँ कहकर पुकारते हैं। वहाँ कौन कौन है? एक नौकरानी, सरयू और विशु। विशु कौन है? सरयू का लड़का। चंद्रनाथ ने खड़े होकर कहा, जाता हूँ। हरिदयाल ने रोका नहीं। चंद्रनाथ धीरे से बाहर हो गया। गली के अंत में आकर एक आदमी से पूछा, कैलाश काका का घर कौन सा है, जानते हो? उसने उंगली के इशारे से दिखला दिया। चंद्रनाथ एक बारगी अंदर चला गया। सामने किसी को नहीं देखा, केवल एक हृष्ट पुष्ट बालक घर के सामने बरामदे में बैठकर एक थाली में पानी लेकर अंग प्रत्यंग को धो रहा था और बीच बीच में अत्यंत संतुष्टि से देखता था कि शीशे में उसके मुंह की काली छाया किस तरह कांप कांप कर उसके साथ हास परिहास कर रही है। चंद्रनाथ ने उसे एकदम छाती से लगाकर कमरे में प्रवेश किया। बालक आश्चर्यचकित नहीं हुआ और ना डरा। देखने से ऐसा लगता था कि अपरिचित लोगों की गोद में जाना उसके लिए नई बात नहीं। उसने चंद्रनाथ की नाक पर कांच सा हाथ रखकर और उसकी ओर देखकर पूछा, कौन हो तुम? चंद्रनाथ ने अत्यंत स्नेह से उसका मुंह चूम कर कहा, मैं बाबा। बाबा? हाँ बाबा। और तुम कौन? मैं विशु हूँ। चंद्रनाथ ने पॉकेट से चेन वाली घड़ी निकालकर उसके गले में पहना दी। पॉकेट से छुरी, पेंसिल और मनी बैग जो कुछ भी पाया उसे पुत्र के हाथ में दे दिया। खोजने पर भी हाथ में कुछ नहीं आया जिसे पुत्र के हाथ में दिया जाता। विशु ने बहुत सा धन हाथ में पाकर पुलकित होकर कहा, बाबा। इसी बीच लखिया की माँ ने बहुत गोलमाल कर दिया। उसने हठात जंगले के भीतर से देखा कि एक साहब घर में घुसकर विशु को गोद में लिए घूम रहा है। वह सांस रोके एकदम रसोई घर में दौड़ पड़ी। घर में कैलाश चंद नहीं थे। बहुत दिनों बाद वे विश्वेश्वर की पूजा करने गए थे। सरयू भी कुछ देर पहले ही मंदिर से लौटकर रसोई करने बैठी थी। लखिया की माँ ने हाँफते हाँफते कहा, माई जी क्या है रे? घर में एक साहब घुसकर विशु को गोद में लेकर घूम रहा है। सरयू आश्चर्यचकित होकर बोली, कौन है रे? कहकर दरवाजे की ओर से देखने लगी, परंतु देख न सकी। लखिया की माँ ने उसकी साड़ी खींचकर कहा, मत जाओ, बाबा जी को आने दो। सरयू ने नहीं सुना। उसे विश्वास नहीं हुआ। आगे बढ़कर जो कुछ देखा उसने लगा कि दासी ने झूठ नहीं बोला। एक साहब घूम रहा है और धीरे धीरे विश्वेश्वर से बातें कर रहा है। हिम्मत करके वह जंगले के पास गई। जिसकी छाया देखते ही वह पहचान जाती थी, उसे पलक झपकते ही पहचान गई। यह उसका पति चंद्रनाथ है। अंदर जाकर गले में आंचल डालकर पांव पर सिर रखकर प्रणाम करके सरयू मुंह उठाकर खड़ी हो गई। चंद्रनाथ ने कहा, सरयू। आगे सरयू और चंद्रनाथ में क्या बातें हुई, क्या गिले शिकवे हुए और क्या सरयू ने चंद्रनाथ को अपनी दुर्दशा के लिए दोषी ठहराया? विशु का क्या हुआ और बूढ़े कैलाश काका का क्या हुआ? ये सब जानेंगे चंद्रनाथ के अगले भाग में। आप बने रहिएगा यूट्यूबर मौसी की कहानियों के साथ और सुनते रहिएगा चंद्रनाथ और सरयू की कथा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।